वंदे मातरम। एनर्जी के साथ गाइए। वंदे मातरम। once again वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम। 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 तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तसल्ली के साथ, गला कुछ दिनों से साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश ये उसी का नतीजा है। चिल्लाना नहीं चाहिए, जमुना गला बहुत दिक्कत करता है। फिर कहाँ से आना हुआ साहब आपका? सर मेरा दिल्ली से आना हुआ। ऐसे ही बोलते हैं घर पे भी, चिल्ला के बोलते हैं। और नहीं, धीरे बोला करिए। मैंने आपको सबक लीजिए मुझसे। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, तजुर्बे में भी आपसे बड़ा हूँ। बिल्कुल बड़े हैं आप। आओ, ज्यादा चिल्ला के मत बोला करिए, बहुत दिक्कत होती है बाद में। नहीं, बड़े दिनों बाद मिले। किससे? आपसे। अच्छा, मिलने आए, दिल्ली में रहते हैं, पर लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पाया। अच्छा, इसलिए आपको। क्या काम करते हैं साहब? मैं सर व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत व्यापार कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और आप लोग कहाँ से आए? दोनों लोग जो पीछे खड़ी, इधर आइए, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से आए। अच्छा, नोएडा से आए हैं।
बहुत अच्छा। हाँ हाँ जी, यूपी से। हाँ हाँ, ओहो, बोले नोएडा से, मैंने कहा हाँ हाँ नोएडा से, बोले यूपी से। बहुत सीधे बच्चे हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जो तमाम सारे लोग आज नए लोग आए हैं शो में शरीक होने के लिए, उनका भी। कहां से आप लोग, कहां से आए हैं साहब? हाँ, अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार में भी भैया जी का शो चलता है? क्या नाम है आपका? सजीना बीबी। सजीना बीबी। जनाब आपका? अब्दुल नजीब। अब्दुल नजीब। और आप? याफिया। 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 और आप? रियानत। रियान। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने -22 वाले तो देखे हैं। मैंने कहा कहां से आए हैं, तो बोले करगिल से आए हैं। और वैसे तो वहां से भी लोग आते रहे, अंडमान से भी लोग आते रहे, लेकिन पूरे परिवार के साथ आप आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ख्याल मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पानी वानी पिलाया इन लोगों ने कि नहीं पिलाया? गार्ड साहब, ऐसा नहीं है कि मैं अंडमान वालों को ही पानी पूछता हूं, यूपी वालों को भी पूछता हूं और बिहार से भी आए हुए लोगों को, लेकिन इतने दूर से जब कोई आ जाए शो में तो बनता है जरूर। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर, आपकी सारी शो मैं देखती हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अंडमान निकोबार से आए हैं और मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। और मुझे लगा कि मैं शो करता हूं, इसके मतलब ठीक ठाक शो करता हूं मैं। लोग जानते हैं शो करते हैं जब मैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे जरूर बात करूंगा, जो मन में आए, अगर जो इच्छा हो, कोई सवाल हो, जरूर पूछिए, अच्छा लगेगा। और बेहिचक पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। आपका कहां से आना हुआ? निर्माण बिहार। निर्माण बिहार। ये कहां पड़ता है निर्माण? ये तो बगल में दिल्ली में है। ये तो पता ना दिल्ली से आया हूं। वो निर्माण बिहार से, और फिर मकान नंबर भी बताने लगेंगे। और आप कहां से आई हैं? केरला में। केरला से। वाह, मैं आज देख ही रहा था, स्टोरी चल रही थी, केरला फाइल्स की स्टोरी चल रही थी, देख रहा था। मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। इसका कोई लेना देना नहीं, मेरा शो तो अलग है, एकदम मुख्तलिफ है उससे। और तमाम सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। और इसी के बिहाफ में आप, आज अंडमान निकोबार के भी लोग मौजूद हैं, केरल के भी लोग मौजूद हैं, पंजाब के लोग मुझे मिले थे। हरियाणा, यूपी और बिहार को तो मैं इसलिए नहीं गिनता क्योंकि उनके बगैर तो खाना मेरा, थाली मेरी सजती नहीं है। कहां से हैं? सर मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। मध्य प्रदेश छोड़ गया था मैं। इसी मंडे को हाँ। आपने मुझसे पूछा था हाँ। 1 तारीख को कि आज 1 तारीख है, तपती धूप होना चाहिए, लेकिन बारिश हो रही है रिमझिम और आप छाता लेके आए हो। उसका मैं आपसे 2 पंक्तियों में जवाब देना चाहता हूँ। 2 पंक्तियों में जवाब 9 दिन बाद देना चाहते हो? और इंतजार करो 9 दिन और, 9 दिन और इंतजार करो। जनाब कहां से आना हुआ? सर नमस्कार, मैं आपसे मिलने के लिए 5 साल से चाहता था, लेकिन आज मैं 5 साल से कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं, आपने अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश नहीं करी, वरना तो मिल ही लेता मैं। नहीं सर, ये बात भी सही है, लेकिन हाँ। क्या करें, काम की वजह से थोड़ा बहुत टाइम शेड्यूल से। हाँ, वरना तो कोई कोशिश करे, और 5 साल से कोई कोशिश करे किसी से मिलने के लिए और आदमी मिल ना पाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जाओ जाओ, जिनको जाना है काम करके आओ, फिर वापस आना। जी, हो ही नहीं था। कहां से आना हुआ आपका? सर दिल्ली बसंत कुंज से। दिल्ली। ओए होए, दिल्ली बसंत कुंज से 5 साल से कोशिश। और अंडमान निकोबार वाले भी आ गए हैं और बसंत कुंज वाले भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अमिया दास है, ऐसे ओरिजिनल मैं ओडिशा से हूँ। उड़ीसा से हैं आप? बहुत अच्छी बात है, उड़ीसा से भी लोग हैं। 15 ईयर्स से मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, तो कुछ बॉडी बिल्डिंग का काम है? सर थोड़ा बहुत तो बॉडी को फिट रखना चाहिए, जितना हमारे प्रधानमंत्री इतना एनर्जेटिक हैं, तो हमें भी तो होना चाहिए ना। हम तो 2029 नहीं देख रहे हैं, हम 2039 देख रहे हैं उनके लिए। 2029 नहीं, 2039 देख। हाँ। गजब भाई, वाह गजब भाई। और सर आपके माध्यम से एक चीज मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री बहुत एनर्जेटिक हैं, बट थोड़ा सा 20-25% एनर्जी सेव करिए, क्योंकि 2039 तक बहुत काम करना है। बोले एनर्जी थोड़ा बचा के रखिए। 2029 नहीं, 24 तो छोड़ दीजिए, 39 तक थोड़ा बचा के। क्या नाम है आपका जनाब? अमिया दास आए हैं, उड़ीसा से हैं, बसंत कुंज में रहते। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। कुछ काम करती हैं आप? नहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छा बात है, हाउस वाइफ तो बहुत सबसे अच्छा काम तो यही दुनिया का, इससे अच्छा कोई काम नहीं होता। ज्यादा खीसे नहीं, खीसे वाला समझ तो ज्यादा दांत नहीं निकालना है। जी मैम, कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर जैदी कुछ देर में मौजूद रहेंगी, एसके दत्ता बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ऋषि मिश्रा हमारे साथ आज बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में प्रवास करते हैं लेकिन आज हमारे साथ शो में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो कह रहे थे अमीय दास कि प्रधानमंत्री को थोड़ी एनर्जी अपनी बचा के रखनी चाहिए क्योंकि बात 2029 की है ही नहीं, 2039 की है। आप हंस क्यों रहे थे? मैं हंस इसलिए रहा था कि कर्नाटक में हाथ हो गया, कर्नाटक में हाथ हो गया और 40% सरकार का सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए मैं हंस रहा था। मतलब बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये कैसे हुआ आपको? ये जो मैं सर्वे देखता हूं, जो आप ही की टीवी चैनल वाले बताते हैं, उसी से हम लोग साहब। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा, कांग्रेस के पक्षधर इन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है कर्नाटक में, और ये मैं कह रहा हूं। बहरहाल आज का मुद्दा मैं यहीं से शुरू करूंगा, यहीं से तमाम चीजें निकालूंगा। सोनिया गांधी जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया, संप्रभुता, संप्रभुता का इस्तेमाल किया, और यहीं से बात बिगड़ी और कुछ लोगों के लिए बनी, कुछ लोगों के लिए बिगड़ी। और उन्होंने जी बिल्कुल आपसे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा देर तक गाना गवा गया, मैं इंतजार ही आप ही का कर रहा था। उन्होंने कहा कि संप्रभुता जो शब्द है वो भारत के लिए इस्तेमाल होता है और राज्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब आप राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग में, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होती है, देश को तोड़ने का काम करती है, विभाजन का काम करती है, और राज्यों के स्वतंत्रता जैसी कोई शब्द जैसा परिकल्पना कर लेती है। सोनिया गांधी जी ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी जी तो ट्विटर पे है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से झूठों का एक जुमला भूनते हैं, चाहे वो कोई भी बात बोलियो, जैसे बजरंग दल को बजरंग बली के खिलाफ साथ लाके खड़ा कर देना। अरे हमने कब कहा? बजरंग बली का नाम तो हमने लिया नहीं, बजरंग दल कहा, सारे भाजपाइयों और मोदी जी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची लग गई। और अब फिर झूठ बोल रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं कि सोनिया जी ने कह दिया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, दिखाइए बयान सोनिया जी ने क्या कहा है, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और जो सुबह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काय काय कर रहे हैं कि ये कह दिया वो कह दिया। चैलेंज कहती हूँ, दिखाइएगा वो बयान और प्ले करके दिखाइएगा कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा कहा है। ऐसा क्यों भाई, झूठ क्यों बोलते हैं आप? हैं प्रतीक जी, झूठों के सरदार ये, देश को तोड़ने वाले ये, हार की मानसिकता और हार की बौखलाहट दिख रही है कि कर्नाटक में हारते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उसको अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है, ये विदेशी एजेंट की मानसिकता है। वो जो चीन के साथ इन्होंने एमओयू किया था ना, भारत तोड़ने वाला, वो तो नहीं है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। 10,000 पत्थरबाज किसने छोड़े थे? कह के ये तो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, राजनाथ सिंह थे ना, तो आपने छोड़े थे ना। 10,000 पत्थरबाज इन्होंने छोड़े, एजेंट हम हैं। बजरंग दल के प्रवक्ता बने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज से इनको पिछले 5 दिन से मैं इनको बजरंग दल के प्रवक्ता कह रही हूँ। और बहुत शर्म की बात है कि जो लोग जिनके ऊपर ISI के लिए मुखबरी करने के लिए वजह से वो जेल गए, उनके प्रवक्ता बन के ये घूम रहे हैं। क्या एक आपको याद होगा प्रतीक जी, बार बार बजरंग दल वाले कहते हैं संस्कार, संस्कार, सुरक्षा, ये हमारा मोटो है। ये संस्कार और सुरक्षा है कि ध्रुव सक्सेना और 19 लोग, बलराम सिंह, 19 लोग इन्हीं की मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार किए थे। जी, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम कमिंग टू प्रतीक जी, PFI के एजेंटों 1750 लोगों को किसने छोड़ा? सिद्धरामैया जी ने छोड़ा। PFI के एजेंट कौन बनते हैं? ये लोग बनते हैं। PFI को संरक्षण कौन देते हैं? ये लोग देते हैं। और आतंकवादियों के लिए आंसू कौन बांटते हैं? सोनिया गांधी जी बुआते हैं। हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कौन बोलते हैं? जाकिर नाइक को शांति का दूत कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। JNU के अंदर कौन खड़ा होता है? राहुल गांधी वहां जाकर के खड़े होते हैं। ये देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और मैं पूछता हूं, सोनिया गांधी तो बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में, क्या वो मानसिक उनका दिवालियापन हो गया है, या संविधान की समझ नहीं है, या इस देश के संविधान को बपोती समझते हैं ये लोग? जी जी, अब मनोज जी विद्वान प्रवक्ता है। रुको, मनोज जी विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन ये भूल गए कि इनके ही गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। तो अमित शाह सही है या मनोज यादव सही है? बताइए मनोज यादव। और आप उस परिवार से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं
जिस परिवार सोनिया गांधी के पति ने इस देश के लिए शहीद हो गया, इंदिरा गांधी ने सीने में गोली खाई थी देश के लिए, आप उस व्यक्ति और उस परिवार से देशभक्ति का सवाल उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। जी जनाब। देखिए, भारत की संप्रभुता को लेकर मामला आया है। शुरू ही करता हूं भारत माता की जय बोल के और जय बजरंगबली बोल के। इतिहास के पन्ने पे चलता हूं आप और राधिका जी, राधिका बहन, आपसे सवाल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माननीय श्रीमती सोनिया जी ये बात अगर नहीं कहती तो मुझे पीड़ा होता। पीड़ा इस बात के लिए होता क्योंकि 25 साल तो लगा था इनको शादी के बाद इटली की नागरिकता छोड़ने के लिए। राजीव गांधी जी के ने इतना मैं देता हूँ। कंप्लीट करने दीजिएगा मुझे, कंप्लीट करने दीजिएगा। जोगदार नहीं आराम से आराम से लगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मेरे शो में आज तक कभी नहीं हुआ व्यक्तिगत टिप्पणी। व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कतई नहीं किया। मैंने कहा कि 25 साल लगा था उनको इटालियन पासपोर्ट छोड़ने में। राजीव जी की शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। ये प्रामाणिक है, लीगली एंड अदरवाइज। वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो गया। वहीं से बात आती है। आप जब संसद में जाते हो, भारत के संविधान में हाथ रख के कहते हो कि मैं भारत की संविधान पे हाथ रख के शपथ लेता हूं कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखूंगा और बरकरार रखूंगा। संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? भारत सॉवरेन हो सकता है, कर्नाटक का सॉवरेन देश नहीं है। जो बोला नहीं गया उस पर ये लंबे लंबे जुमले देंगे। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री, अब देखिए किस तरीके से प्रयोजन किया गया है। पहले बोला गया रिजर्वेशन, झूठ फैलाया गया, रिजर्वेशन मुद्दा नहीं बन पाया। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्हीं की बनाई हुई लॉ कमीशन ने 2018 में कमीशन बिठाई गई, 2019 में उन्होंने रिपोर्ट दी और बकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ने कहा, पार्लियामेंट में यह बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। जब जब चुनाव आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जुमला लेकर आते हैं। उत्तराखंड में भी लेकर आए थे, अभी तक लागू नहीं हुआ। गुजरात में लेकर आए थे, जीत गए, अभी भी लागू नहीं हुआ। तो ये जुमला देना बंद करिए। फिर ये बजरंगबली पर आए, बजरंग दल पे बोला तो इन्हें मिर्ची लगी। और तीसरी बात, देश के गृह मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है एक एक नागरिक की सुरक्षा, जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के साथ कुछ भी नुकसान ना हो, वो जाके कर्नाटक में वहां की जनता को धमकाते हैं। जब उनको पता चल गया है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ रही है तो बकायदा वो वीडियो में लेकर आई हूँ, कहेंगे तो बजा दूंगी, और कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ पे दंगे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनकी होंगे। मैं बताता हूँ पीएफआई जिसका संबंध अलकायदा से है, लश्कर तौबा से, उनके साथ ये खड़े होते हैं। 1750 लोगों को ये छोड़ने का काम करते हैं। जी परमेश्वरम इनके नेता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि हम एसडीपीआई से समर्थन लेंगे, पीएफआई से समर्थन लेंगे, और व्यक्तिगत टिप्पणी की बात करते हैं। मोदी जी के मान लो देश बड़ा है, हर चीज से देश बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, देश बड़ा है, महान। ये देश को मानते कहाँ है? ये तो समझते हैं कि हम गांधी परिवार से, फर्स्ट फैमिली से। प्रतीक जी, जब देश के गृह मंत्री ने एक हफ्ते पहले ये कहा, उसके पूरे एक हफ्ते बाद मणिपुर जला। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो चाहते, उसका क्या संबंध है? नहीं राधिका, उसका मणिपुर से उसका क्या संबंध है? किसकी है मणिपुर में? अरे तो राधिका, गृह मंत्री के बयान से मणिपुर का क्या संबंध है? गृह मंत्री एक प्रदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ पे दंगे होंगे और देश का एक कोना जल रहा है, फिर भी वो चुनाव प्रचार में लगे। हाइपोथेटिकल लो राधिका। क्यों? अगर मणिपुर में का इशू कुछ और है, के हाथ में है सिक्योरिटी देश की। इशू वो सही है, वो बात सही है। अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसे आग लग रही होती, आप बख्शते? आपके चैनल में कांग्रेस की सरकार में 3900 दंगे हुए हैं, ये मत भूलिएगा। केंद्र में हुए हैं, इनकी सरकार थी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर। जवाब दे दीजिए। ये कहते हैं दंगे जिनके शासनकाल में हर जगह, कभी बनारस में, कभी जयपुर में, कभी यहाँ पर आतंकवादी दंगे होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। 1984 का नरसंहार कराने वाले खुद राजीव गांधी रहे।
उन्होंने खुद कहा नो माफी नहीं मांगी है प्रतीक जी। उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो ये राजीव गांधी के शब्द। राजस्थान के अंदर करौली में हमारे हिंदू भाइयों पर हमला होता है, जो मौन धारण कर रहे आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। याकूब मेनन की फांसी मनोज बयान वो था, लेकिन दंगा करवाए इसमें कोई दे तो रिपोर्ट दिया। नो 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 मनोज कूल डाउन मनोज सलाम वालेकुम। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, देश ज्यादा बड़ा है तो ये आप थोड़ी ना तय करेंगे कि इनके लिए बड़ा है नहीं है। हाँ। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी विदेश में जाकर के मनोज महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करना, एक शहीद का अपमान करना, ये गलत बयानी नहीं, बिल्कुल गलत बयानी नहीं। जब बात गलत बयानी बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही है, बिल्कुल गलत है। सुनिए और उसके बाद अभी ये कह रहे थे पीएफआई का समर्थन लेना। कश्मीर में जो आपकी खाला बैठी हुई थी, जिनका आपने समर्थन लिया था, उसमें क्या आपका मुंह बंद हो गया था? वहां कहां चली गई थी आपकी नैतिकता? और वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली, इनके साथ उस वक्त गोद में बैठ करके वो देशभक्त। कैसी बातें, कैसे अल्फाज बोलते हैं आप, कैसे अल्फाज बोलते हैं आप? गोद ये सब चीजें गलत बात है। नहीं आप मनोज कूल डाउन आराम से। आप मर्यादा लांघेंगे, मैं लांघ जाऊंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। मनोज आराम से, कूल डाउन आराम से। मैं आ रहा हूँ। मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं सहूंगा। ना पूर्व ना प्रेजेंट। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा। जी नमस्ते कैसे आने हुआ? दिल्ली घूमने आए थे, देख लीजिए दिल्ली हो रहा है। यही है दिल्ली, बस कुल मिला के यही है दिल्ली। जी अब मैं आ जाता हूं इस चीज पे, बलिदान और त्याग, इस पे भी आता हूं। भिंडरवाले को किसने खड़ा किया था? अकाली दल की सरकार को किसने बर्खास्त किया था? इतिहास के उस पन्ने पे जाने की आवश्यकता है। आईपी के मैं एक बात दत्ता जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। कुछ देश में कुछ बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और उनसे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जी मैं आराम से जी। इन सब सेंसिटिव इश्यूज पे तार्किक बहस होने की आवश्यकता है। अंधा होके बयानबाजी नहीं चल सकता है। अब बात आती है एलटीटीई को आर्म्स किसने दिया था, आईपीकेएफ किसने भेजा था? अरे इसकी भी तो बात करो, हमारे कम से कम 2000 सेना के जवान पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में शहीद हुए थे। उसके लिए भी आंसू टपकाओ आप, बहुत हो गया ये त्याग। मैं आपको ही दूंगा। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कुछ कूटनीति होती है दत्ता जी, आप जानते हैं बेहतर, कुछ कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, उसमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। अच्छे बुरे समय के साथ 1962 में जो हुआ चाइना के साथ, उसका विश्लेषण बाद में हुआ, श्रीलंका में जो हुआ उसका विश्लेषण बाद में हुआ। लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई जवान शहीद होता है तो दिल पे चोट लगती है। इसलिए कूटनीति, विदेश नीति मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन से एक सवाल पूछता हूं, अक्षय चीन दे देना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दे देना, गिलगित बाल्टिस्तान दे देना, क्या वो भी भारत का कूटनीति का हिस्सा था? बिल्कुल ठीक है, राइट। आई टेकन योर क्वेश्चन, मैंने लिया। मैंने कहा कि 1962 में जो हुआ उसका विश्लेषण बाद में हो सकता है, लेकिन जब देश ने एक समय डिसीजन लिया तो लिया। मैं आ रहा हूं जी। ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, ये बयान किसका है और सदन में दिया हुआ, उसका खंडन करेंगे। और अभी सतपाल मलिक साहब कोई सवाल उठा रहे हैं, पूर्व राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के, पुलवामा को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने नहीं आ रहा है। उनका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे नहीं देंगे? सिवाय हिंदू और मुसलमान उसकी राजनीति करने के अलावा तीसरा जनता का कोई मुद्दा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, जो मुद्दे हैं उनका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं देगी? प्रतीक जी, ये मेरे दोस्त बड़े हाहाकार मचा रहे हैं पुलवामा पर,
ये लोग तो वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे जब भारतीय सेना ने पराक्रम करके दिखाया, पुलवामा में एयर स्ट्राइक करके दिखाया, बदले में पाकिस्तान की धरती पर हमने चीर के दिखाया। सतपाल मलिक जब अपने पद पर थे तब नहीं उनको याद आया, अब सत्ता से बाहर हो गए तो तब याद आने लगा। बाबूजी कहां से आए हैं? बिहार। वो तो समझ गया था, चेहरे पे लिखा था बिहार, मैं तो समझ लिया। जो आनंद आप ले रहे थे उस आनंद से हमें अंदाजा लग गया था बिहार है। हमेशा देखते हैं, लेकिन एक समस्या पर बोलना चाहते हैं। एक समस्या है, बड़ी है, छोटी है या बझोली है? ये लगातार चलते आ रहा है 75 साल से दिल्ली में। 75 साल से जी। वक्त छोड़े थे ब्रेक का। मातरम महफूज खान उर्फ भूरा दलाल और उसके साथ मोहम्मद जुनैद शामिल हैं, जिन्होंने दीपक को विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी, जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामलों में शामिल होने की बात कबूली। और इसी कड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 एक्टिव सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम परवेज अहमद और रईस अहमद बताया गया। दोनों के खिलाफ वाराणसी के लोहिया थाने में देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज था। साथ ही आरोप था कि ये दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश और केरल में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। और उधर खुफिया सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है और जिसकी जिम्मेदारी उसने कश्मीर जाबाज फोर्स नाम के आतंकी संगठन को सौंपी है। और खबर के मुताबिक श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े देश श्रीनगर में बैठकर कश्मीर पर पाकिस्तान के फैलाए झूठ पर प्रहार करेंगे। और यही वजह है कि 22 से 25 मई तक श्रीनगर में होने वाली G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराने के ऑर्डर दे दिए हैं और एक काम उसने नए आतंकी संगठन जाबाज फोर्स को सौंप दिया है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर श्रीनगर है, क्योंकि वहां 22 से 25 मई तक G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और इसी वजह से वो लगातार कश्मीर का माहौल बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए पाकिस्तान ने G20 की बैठक से ठीक पहले कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की योजना बना रखी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नए आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स ने POK में ट्रेनिंग भी ली है, ताकि कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के राजौरी, बारामूला और पुलवामा में आतंकियों पर कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि वो इस तरह की हरकतें करके श्रीनगर में होने वाली बैठक पर असर नहीं डाल सकता, लेकिन इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है। और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों के घर से हथियार और कैश बरामद किया गया। पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने के आरोप में पुंछ से निसार और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। अब इन आरोपियों के घर से सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हथियार और कैश मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन दोनों आरोपियों ने बताया कि उनके घर पर ही आतंकियों ने हथियार और कैश छिपाए थे। और जिसके बाद सुरक्षा बल ने पुंछ के मेंढर इलाके में दोनों आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां सुरक्षा बल ने AK-47 समेत कई और हथियार बरामद किए। इसके साथ ही सुरक्षा बल को 19,000 रुपए भी मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए निसार और उसके भाई मुश्ताक ने पाकिस्तान के आतंकियों को 2 महीने तक अपने घर में पनाह दी और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया। वहीं निसार आतंकी संगठन लश्कर से भी जुड़ा था। और जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी सुरक्षा बल से छिपने के लिए जंगलों में बने कच्चे घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो ड्रोन से भी बच सके और सुरक्षा बल की भी उन पर नजर ना पड़े, क्योंकि ये घर जंगलों के बीच में होते हैं और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आतंकी इन कच्चे घरों में आराम से छिप सकते हैं। वो खाना बदोश लोगों के कच्चे घरों में भी घुसकर कुछ दिन रहते हैं। और पहाड़ों पर बने ये कच्चे घर खाना बदोश लोगों के होते हैं, जो ज्यादातर खाली रहते हैं और इन घरों का इस्तेमाल आतंकी रहने के लिए करते हैं। लिहाजा सेना वैसे घरों में भी सर्च ऑपरेशन चला सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला और राजौरी में सेना पर आतंकी हमले हुए हैं और सुरक्षा बल को आशंका है कि आतंकी हमले के बाद ये आतंकी कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में सेना ने भी अब एक खास रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया जा सकता है।
आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना राजौरी, पुंछ और कांडी के जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए मैपिंग कर रही है। इससे ये पता चल सकेगा कि आतंकी किन कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हैं। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी है। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी में एक जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान राजौरी के कांडी इलाके में तैनात किए गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी और 4 किलोमीटर की दूरी पर बकोरी में एसओजी ने इलाके को घेर लिया और एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक घायल आतंकी जंगल में छिपा है और उस आतंकी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तीसरे दिन भी सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे घायल आतंकी की मदद उसके साथी कर रहे हैं और यही वजह है कि जख्मी आतंकी को ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजौरी के जिस जंगल में आतंकी छिपा है वहाँ मौसम भी खराब है। इसके साथ ही जंगल के घने होने की वजह से आतंकी के सही लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहनोई अखलाक पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 और असद को 1.5 लाख रुपए दिए थे। दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के मेरठ वाले घर पहुंचा था और यही अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को पैसे दिए, जबकि दिल्ली से गिरफ्तार हुए एक तस्कर की मदद से अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए। अतीक के रिश्तेदार अखलाक को पुलिस शूटरों की मदद के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे नैनी जेल में रखा गया। और उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के बेटे अली पर भी शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि एसआईटी अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर ले सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अली से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। इसी को आधार मानकर एसआईटी अली को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एसआईटी जल्द ही रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले नैनी जेल में शूटर गुलाम, साबिर और गुड्डू मुस्लिम ने अपने आप को अली का दोस्त बताकर उससे जेल में मुलाकात की थी। अली अभी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में शूटर ने नैनी जेल में ही अली से मिलकर उमेश पाल की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था और अली के ही डायरेक्शन पर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उधर अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ से पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान अली से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि अली नैनी जेल से अपने गैंग के गुर्गों के संपर्क में था। अली अतीक के 5 बेटों में दूसरे नंबर का है। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस पंजाब में गिरफ्तार किए गए उसके बेहद करीबी जुगनू वालिया से पूछताछ करेगी और जुगनू वालिया से पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस पंजाब जाएगी। यूपी पुलिस कोर्ट में वारंट दाखिल कर जुगनू वालिया को पंजाब से लखनऊ लाने के लिए इजाजत मांग सकती है, क्योंकि जुगनू वालिया मुख्तार अंसारी का बड़ा राज। विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी दलों ने की जोर आजमाइश। 10 मई को सभी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस पर जेपी नड्डा का हमला, कांग्रेस को बताया मानसिक दिवालियापन का शिकार। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए नड्डा एक्सक्लूसिव शाम 7 बजे। फिल्म द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन, ममता सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। और उधर मुख्तार अंसारी की बहू निकाहत अंसारी की मदद करने वाले चित्रकूट जेल के जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, जिस पर मंगलवार को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट सुनवाई करेगी। 850 पेज की चार्जशीट में ओआरपी जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार पर निखत अंसारी को जेल में उसके पति से गैर कानूनी तरीके से मिलवाने का आरोप है। साथ ही आरोपी के सरकारी आवास पर 4 लाख रुपए मिलने का भी जिक्र किया गया है। जांच में ये भी पता चला कि इसी दौरान आरोपी जेल अधीक्षक ने नया घर और नई कार भी ली। और उधर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के 15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बॉक्सर से पूछताछ के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जिसके बाद 24 से ज्यादा मामले सुलझने का दावा किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में महफूज खान उर्फ भूरा दलाल और उसके साथ मोहम्मद जुनैद शामिल हैं, जिन्होंने दीपक को विदेश भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी। जिसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने 24 से ज्यादा हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामलों में शामिल होने की बात कबूली। और इसी कड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 एक्टिव सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम परवेज अहमद और रईस अहमद बताया गया। दोनों के खिलाफ वाराणसी के लोहिया थाने में देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज था। साथ ही आरोप था कि ये दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश और केरल में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। और उधर खुफिया सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है और जिसकी जिम्मेदारी उसने कश्मीर जाबाज फोर्स नाम के आतंकी संगठन को सौंपी है। और खबर के मुताबिक श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े देश श्रीनगर में बैठकर कश्मीर पर पाकिस्तान के फैलाए झूठ पर प्रहार करेंगे। और यही वजह है कि 22 से 25 मई तक श्रीनगर में होने वाली G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराने के ऑर्डर दे दिए हैं और एक काम उसने नए आतंकी संगठन जाबाज फोर्स को सौंप दिया है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर श्रीनगर है, क्योंकि वहां 22 से 25 मई तक G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और इसी वजह से वो लगातार कश्मीर का माहौल बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए पाकिस्तान ने G20 की बैठक से ठीक पहले कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की योजना बना रखी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नए आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स ने POK में ट्रेनिंग भी ली है, ताकि कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के राजौरी, बारामूला और पुलवामा में आतंकियों पर कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि वो इस तरह की हरकतें करके श्रीनगर में होने वाली बैठक पर असर नहीं डाल सकता। लेकिन इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है। और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों के घर से हथियार और कैश बरामद किया गया। पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने के आरोप में पुंछ से निसार और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। अब इन आरोपियों के घर से सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हथियार और कैश मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन दोनों आरोपियों ने बताया कि उनके घर पर ही आतंकियों ने हथियार और कैश छिपाए थे। और जिसके बाद सुरक्षा बल ने पुंछ के मेंढर इलाके में दोनों आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां सुरक्षा बल ने AK-47 समेत कई और हथियार बरामद किए। इसके साथ ही सुरक्षा बल को 19,000 रुपए भी मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए निसार और उसके भाई मुश्ताक ने पाकिस्तान के आतंकियों को 2 महीने तक अपने घर में पनाह दी और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया। वहीं निसार आतंकी संगठन लश्कर से भी जुड़ा था। और जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी सुरक्षा बल से छिपने के लिए जंगलों में बने कच्चे घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो ड्रोन से भी बच सके और सुरक्षा बल की भी उन पर नजर न पड़े, क्योंकि ये घर जंगलों के बीच में होते हैं और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आतंकी इन कच्चे घरों में आराम से छिप सकते हैं। वो खाना बदोश लोगों के कच्चे घरों में भी घुसकर कुछ दिन रहते हैं। और पहाड़ों पर बने ये कच्चे घर खाना बदोश लोगों के होते हैं, जो ज्यादातर खाली रहते हैं और इन घरों का इस्तेमाल आतंकी रहने के लिए करते हैं। लिहाजा सेना वैसे घरों में भी सर्च ऑपरेशन चला सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला और राजौरी में सेना पर आतंकी हमले हुए हैं और सुरक्षा बल को आशंका है कि आतंकी हमले के बाद ये आतंकी कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में सेना ने भी अब एक खास रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना राजौरी, पुंछ और कांडी के जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए मैपिंग कर रही है। इससे ये पता चल सकेगा कि आतंकी किन कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हैं। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी है। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी में एक जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान राजौरी के कांडी इलाके में तैनात किए गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी और 4 किलोमीटर की दूरी पर बकोरी में SOG ने इलाके को घेर लिया और एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक घायल आतंकी जंगल में छिपा है।
और उस आतंकी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तीसरे दिन भी सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे घायल आतंकी की मदद उसके साथी कर रहे हैं और यही वजह है कि जख्मी आतंकी को ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजौरी के जिस जंगल में आतंकी छिपा है वह मौसम भी खराब है। इसके साथ ही जंगल के घने होने की वजह से आतंकी के सही लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को 50,000 और असद को 1.5 लाख रुपए दिए थे। दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के मेरठ वाले घर पहुंचा था और यहीं अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को पैसे दिए, जबकि दिल्ली से गिरफ्तार हुए एक तस्कर की मदद से अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए। अतीक के रिश्तेदार अखलाक को पुलिस शूटरों की मदद के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे नैनी जेल में रखा गया। और उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के बेटे अली पर भी शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एसआईटी अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर ले सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अली से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। इसी को आधार मानकर एसआईटी अली को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एसआईटी जल्द ही रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, साथ में गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं मौजूद हूं आप सबसे बातचीत करने के लिए। जब कबीर आप गा रहे थे, कबीर साहिब जब आप गा रहे थे, गुरु ग्रंथ साहिब में जो बानियां हैं संग्रहित हैं, उसमें कबीर की बानी भी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, है ना? हाँ हाँ जी, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये तमाम सारी बानियां जो हैं वो संग्रहित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, और तमाम सारी जो बातचीत है यहां पे जो होती है वो जीवन की जो व्यवहारिक पक्ष है वो यहां पे इस शो में मैं कोशिश करता हूं। तमाम सारे दूर से जो लोग आते हैं वो अपनी बातें, अपनी समस्या भी कभी कभी कहते हैं। आज तो अंडमान से भी लोग आए हुए हैं और उड़ीसा के भी मौजूद हैं, और बिहार से, वेस्ट बंगाल থেকে এসছো আমি জানি, বা ভালো করে আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। হ্যাঁ একবারও জিজ্ঞেস করলেন না তো, ভালো করে আমি বুঝতে পারি তোমাকে। তো কি রকম আপনে চর্চা হয়, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও,
दाड़िए नाचो। जय बांग्ला, जय बांग्ला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दादा। और बंगाल से आए हैं, वहाँ का संदेश, वहाँ का संदेश और वहाँ की मिठाई और वहाँ का कुछ सब लेके आए हैं। बहुत मीठापन है। आज बात हो रही थी कर्नाटक की, बंगाल की बात तो हो गई है, बात हो रही थी कर्नाटक की। कहाँ से आए हैं आप साहब? बड़ौदा, गुजरात से। बड़ौदा, गुजरात से। क्या बात है, शांत होता है आदमी। देखिए उधर बंगाल तक कितना उथल पुथल मचा रहा था, जैसे गुजरात में आया बिल्कुल मामला शांत है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सिर्फ कहने भर के लिए है, जितना बंगाल है, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूं, कर्नाटक नहीं जा पाया। वो जो छटपटाहट है मेरे अंदर वो मैं ही जानता हूं, ना जा पाने की। चुनाव के दरमियान लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं के रूबरू होना, ये बहुत मन में है। जैसे मेरा एक बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि श्रीनगर में लाल चौक पे मैं शो करूं। और जब मैंने लाल चौक में शो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही एक और मेरी इच्छा है कि कभी अंडमान निकोबार में जाके निकोबार में शो करूं। जरूर करूंगा शो, यकीनन मैं एक बार जरूर वहां भी शो करना चाहूंगा। मैं लेह में शो कर चुका हूं, करगिल रह गया, वो करगिल में शो हो चुका, लेह में शो हो चुका, लेकिन अंडमान निकोबार में शो नहीं हुआ है। तो मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करता हूं। कर्नाटक का मुद्दा है, संप्रभुता शब्द पे बात शुरू हुई। बोले कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े करना चाहती, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। संप्रभुता शब्द जो है, सॉवरिटी वाला शब्द, वो सिर्फ भारत के साथ जुड़ सकता है, राज्य के साथ कैसे जुड़ेगा? और जो राज्य के साथ जोड़ा गया है, इसके मतलब कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। कांग्रेस ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, बीजेपी ने अपनी बात कही। एक बार फिर से सिलसिला शुरू करते हैं। आपका अंबर दीदी बहुत बहुत स्वागत है। एक घर देख के दूसरे घर में आ गई हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे मित्र त्याग बलिदान की बात कर रहे थे। मैं बताता हूं, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेगी 1953 में अपना सर्वसर बलिदान देने का काम किया था। एक कांग्रेस हमसे बात करती है, बलिदान और त्याग की बात करती है। और मैं बता देता हूं प्रतीक जी, कान खोल करके सुन ले, सोनिया गांधी जी और उनके प्रवक्ता, इस देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग जान भी न्यौछावर कर देंगे। हम लोग हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीयों की पार्टी है और वो भारतीयों के लिए लड़ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग 70 साल से हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं, आज देशभक्ति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 से लेके 1958 तक आप लोगों ने वो पाप हिंदुस्तानियों के साथ किया है। आऊंगा, जरूर आऊंगा। कुछ लोग बोलते सीख गए हैं, अब बहुत अच्छा बोलना सीख गए हैं। काम कुछ और भी करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई बात नहीं, भाई हैं, खड़ा रहेंगे। कोई जुबेर साहब हैं, जुबेर साहब आप आते रहे शो में, मैंने देखा है, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि ऑटो चलाना जरूर जारी रखें, लेकिन किसी दिन ना वहां भी पहुंच ही जाएंगे वहां तक। कहिए तो आज ही पहुंचा दें आपको। सच्चाई जो है ना, और जो मैं कहूँ बोले कि बस भगवान आशीर्वाद देने वाले थे, मतलब बीच में कुछ फिर बोल दिया। मैं आज ही तुम्हें पहुंचा देता वहां पे, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए। अब इतना तीखा बोलते हो, लेकिन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए, एक हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिनको अपनी हार दिखाई दे चुकी है, मैं इनके बीच में नहीं बोली। मनोज नहीं बोली, मनोज बोली नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं बोली थी। हैकल करना हुआ तो ऐसा हैकल करूंगी, भागते बनोगे। बहुत खूब, हाँ? बहुत खूब। भागते बनेगा। चलिए, सबसे पहले तो वो बयान दिखाइए जिसपे ये बार बार बोल रहे थे। आज सबके सामने ये अपने मोबाइल पे वो बयान प्ले करें जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी जुमले दे रहे हैं। अब बात आगे तब होगी, बताए सुनाए सोनिया गांधी जी का बयान जिसपे ये बड़ी बड़ी जुमले अभी दे रहे थे, बड़ी बड़ी टिप्पणियां दे रहे थे, बोलिए दिखाए। लेकिन हम वापस मुद्दे पे आते हैं। हताश, निराश। एक मिनट, आराम से मनोज, आराम से। हाँ, हताश, निराश और हारती भी भाजपा। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, आपने देखा होगा बेलगावी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब का रोड शो हुआ। दादा इमनी नॉय
ভালো লাগে না बिल्कुल आपने अपनी बांग्लादेश की ऐसी तो नहीं रकम बेलगावी में अमित शाह साहब का दिल्ली रकम था को ना तुम नहीं कल या परसों उनका रोड शो हुआ। उस रोड शो में वो खुद कह रहे हैं अरे भीड़ नहीं है, कहाँ ले आए हो मुझे, और ये मेरा वीडियो नहीं है, ये स्वयं है नहीं डाला। दूसरा, मोदी जी का रोड शो हुआ, उसमें एक आदमी कभी 10 सेकंड पे आ जाता है, फिर वो थोड़ी देर में फिर आ जाता है, एक ही कपड़ों में बार बार एकदम स्ट्रेटेजिकली प्लेस हो जाता है। पता नहीं वो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, कैसे चल रहा है कि मोदी जी पहुंचते नहीं है, उससे पहले वो आदमी पहुंच जाता है। अब तीसरी बात, आपने देखा होगा पिछली बार जब कर्नाटक में चुनाव थे, हम तब भी डिबेट कर रहे थे, तब हर बात पे औरंगजेब आ जाते थे, जिन्ना आ जाते थे, वही जिन्ना जिनकी मज़ार पे जाके इन्हीं के सबसे वरिष्ठ नेता जो पहले प्रधानमंत्री जी पद के अधिकार थे, अडवाणी जी, ऐसे जाके झुक जाते हैं, जिन्होंने देश का बंटाधार कर दिया, देश के लोगों को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, उसी जिन्ना के आगे अब ये फिर उल्टा उल्टा करिए। सवाल ये बताइए, 40 इन्होंने कमीशन खोरी क्यों करते हैं? उसमें भी आता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल कहा, जिस सट्टार के ऊपर जो आरोप लगे थे, जिस भाजपा ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उसी सट्टार का समर्थन देने के लिए 4 साल बाद सोनिया गांधी जी यहां से दिल्ली छोड़ करके प्रचार करने उस भ्रष्टाचारी के लिए क्यों गई? दूसरी बात ये बताइए, भगोड़े कौन है? अमेठी छोड़ करके वायनाड राहुल गांधी बोलते हैं, मनोज यादव को बोल रहे हैं कि आप भाग जाएंगे। और प्रतीक जी ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन में हमने शिकायत दर्ज की है तो यह वकालत करने से क्या मिलेगा? वहां पर जवाब देना चाहिए। और प्रतीक जी, ये लोग तो वो ये देखिए, ये लोग आपकी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। लेकिन प्रतीक जी, ये लोग झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं। ये वो लोग हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वीडियो दिखाओ, जो ये बोल रहे हैं सुनाओ। क्यों? इलेक्शन कमीशन में हमने दिया है, आप जाकर के जवाब दे के आइए। इलेक्शन कमीशन में और अगर तुम लोग को क्या हो गया? यहाँ हुआ तुम लोग को भी नशा चढ़ जाता है। रुको मनोज, एक मिनट। झूठा आरोप था, मनोज झूठा आरोप है, तो इन्होंने एफआईआर लॉन्च की क्या? राइट एफआईआर लॉन्च की क्या अभी तक? 1 मिनट। हाँ जी, प्रतीक जी, आप शो में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसका? मैडम का जवाब आप देंगे। कहाँ से आना हुआ? मथुरा से आया हूँ मैं। पेड़े वेड़े लाए हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ पेड़ा लिखाइए पहले। पेड़े मिलेंगे आपको बगैर घूस के मैं बोलने नहीं दूंगा जी। पेड़ा लाए हैं? हाँ प्रतीक जी, अगले बार कल या परसों में मैं दोबारा जाऊंगा। कल कब आया, परसों कब आया? दोबारा आऊंगा आपसे मिलने। आज पहले तो प्रतीक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं प्रतीक जी के शो में आज मिलूं, और श्री जी ने दर्शन करा दिया आज प्रतीक जी के। प्रतीक जी, जहां तक मैडम ने अभी बहुत कुछ बोला, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि उसके अलावा सारी पार्टियों के लिए एक मैसेज दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियों के लिए, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग पे जाना, यही वर दो मुझे माता, रहूं भारत का दीवाना, रहूं भारत का दीवाना। चला जब देखिए प्रतीक जी, इन्होंने जगदीश शेट्टर का सवाल उठाया। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय जगदीश शेट्टर के पास क्या आरोप है? बताइए आप, क्या आरोप है? वो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देखिए क्या आरोप है, मैं पूछना चाहता हूँ। प्रतीक जी, आप विद्वान भयंकर हैं, शोर शराबे में तथ्य छुप जाते हैं, क्या आरोप है? अरे भैया क्या आरोप है, बताइए। बोलो, কোথায় দিকে এসছেন? আমি কলকাতা থেকে এসেছি। और मेरी बात सुन लो, बांग्ला में बोलूंगा तो सब तो समझ नहीं पाएंगे। बांग्ला बोलो ना तुम्ही। यार बांग्ला तो बोल ले, सब तो बुझते पारबे ना। की होगा यहाँ पे हिंदी बोलना कौन सारे लोग समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ रहा है, जिसको जितना चाहिए उतना ही समझ रहा है। जी बोलो। मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये देश की राजधानी में मैं खड़ा हूं, दिल्ली में, और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार और बंगाल दोनों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार में यही बीजेपी एक साथ मिलकर के इतना साल राज्य चला, लेकिन विकास का एक बिंदु मात्र नहीं हुआ। ये हकीकत है या नहीं? आज बिहारियों को बिहारी का नाम पर गाली दिया जाता है। आप बीजेपी वहां थे, सरकार चलाए, आप चाहते तो विकास हो सकती थी, आपने नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम लोग दिलो जान से लगे बीजेपी के पीछे, अपना तन मन धन लगाया, लेकिन ये बीजेपी वाले तन मन धन से लगे नहीं
और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ केंद्र बाहिनी को हटा लिए और हमें मार खाने के लिए छोड़ दिए। बीजेपी वो पार्टी है जो सिर्फ सुविधा देखती है, जब जरूरत पड़े तो आपके साथ रहेगी और जरूरत खत्म तो आपके पीछे नहीं रहेगी। कहते हैं दादा की नाम, आपका नाम क्या है? महेश रामधारी। महेश रामधारी हो बिहार के ये तो। अरे एकदम बंगाल मेरा बर्थ प्लेस। हाँ वो तो समझ गया, वो तो समझ गया था। रुकिए आप एक मिनट। अच्छा मैं एक सवाल पहले, ज्यादा नहीं, अब एक सवाल, आप दीदी के साथ हो कि बीजेपी के साथ हो? भारत के साथ। आ रहा जी। प्रतीक जी, संप्रभुता की बात हो रही थी यहाँ पर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर देश की संप्रभुता में इतना विश्वास होता तो 1947 में इस देश ने विभाजन ना देखा होता। और वो बार बार उस चीज का उदाहरण देते आए हैं कि देश की सॉवरेनिटी में कितना विश्वास रखते हैं। अगर विश्वास होता तो राहुल गांधी जाकर विदेश में ये ना कहते वेस्टर्न अमेरिका से कि मुझे सत्ता दिला दो मेरे देश में। तो ये वो लोग हैं जिनका चरित्र ऐसा है कि समय समय पर आज जाकर कर्नाटका की संप्रभुता की बात करते हैं तो आपने देखा कि केरला में क्या हुआ है। केरला में ये लोग उतर आते हैं एसडीपीआई और पीएफआई के समर्थन में। जब पीएफआई पे बैन बीजेपी लगा रही थी तो सबसे ज्यादा सुप्रिया श्रीनेत जी उनके समर्थन में उतरी हुई थी, जबकि आपसे एफसीआर एक्ट 2010 में आपने किया। आप लोग ऐसे लोगों को फंडिंग आने देते हैं देश में और फिर उसको रोकते नहीं, उनके समर्थन में उतर आते हैं। आतंकवाद को ये राजनीति का ढाल बनाते हैं और फिर देश की आप सामाजिक सौहार्द की संप्रभुता की बात करने के लिए उतर आते हैं। चलिए मैं फिर बोलूंगी, ये भी इतना लंबा पूरा विश्लेषण दी, भाषण दी, वो भी तब से दे रहे हैं। मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए जिसके ऊपर ये सारी चर्चा हो रही है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज है। मैं प्रतीक जी आपके चैलेंज में कह रही हूँ, एक मिनट चिल्ला क्यों रही हो, सबको सुनाई दे रहा है। प्रतीक जी मैं आपके चैनल पे साफ तौर से कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ मिला मैं डिबेट करना छोड़ दूंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आपके चैनल पे कह रही हूँ, वो वीडियो दिखा दीजिए। प्रतीक जी झूठ बोलना, झूठ बोल करके हल्फनामा दे करके माफी मांगना, इन्होंने डिलीट कर दिया, वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। और हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत लगाई, ये डिलीट क्यों किया? आपके ट्विटर हैंडल से था, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से था। ट्विटर हैंडल आपका, आपकी चीजें आप बोले, और आप ऐसे ही अगर हरिश्चंद्र है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कराया अभी तक? क्यों नहीं गए? बहुत दुर्भाग्य था, चला लिया। अगर गलत है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? अगर झूठा है तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? आया क्यों हल्ला मचा रहे थे? कोई नहीं मचा रहा, ये मचा रहे हैं। बिल्कुल इनसे पूछो कि जब यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्या की थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन उनका सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाते हैं उनको, बिट्टा कराटे ने जिसने 20 हत्याएं की हो हिंदुओं की, उनको जो है का सम्मान, उन्हें कोई सजा नहीं दिलवा पाते। केवल मोदी जी के राज में ही उनको सजा मिली है। ये सवाल इन कांग्रेसियों से पूछो। और सबको 15 लाख भी आ गई है, सबके अकाउंट में 15 लाख भी आ गई है। जिलानी के लिए विकास भी हो गया है। जिलानी के लिए दंडवत प्रणाम करती थी कांग्रेस, आज उस जिलानी जो चला गया उसको सम्मान में करते थे आतंकवादी। जी राधिका बहन वीडियो कर रही है। मैं राधिका बहन जी को नेहरू जी के समय पे लेके जाता हूँ। 1958 अक्षय चिन्ह का मुद्दा, एसएम कृष्णा ने नेहरू जी से अक्षय चिन्ह के बारे में पूछा था। ऑन रिकॉर्ड लोकसभा डिबेट में नेहरू जी ने कहा था, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज इन दैट बैरन लैंड। अरे आपकी तो इतिहास रही है भारत की संप्रभुता को ना मानने का। शुरुआत होता है पंडित नेहरू से, इंदिरा जी लेके जाती है, राजीव जी लेके जाती है, सोनिया जी उसका तिलांजलि का। दर्शन हो गए आज? सब बढ़िया रहा ना? बढ़िया है। हाँ जी, अब समस्या। हाँ समस्या 5 मई को मेरी बेटी आई थी बंगलोर से, शीशगंज गुरुद्वारा के पास आते आते उसका मोबाइल चोरी हो गया। जब थाने में गए तो वहाँ कम से कम 6 मोबाइल चोरी वाला आया। पुलिस कुछ भी नहीं करती है, सोई भी रहती है दिल्ली पुलिस। अरे गार्ड साहब मेरा मोबाइल देख रहे हैं वहाँ पे, रखा है ना? हाँ इसलिए हम एफआईआर कर दिए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमको मिल जाना चाहिए
ये मुख्य समस्या है यहाँ का। ये मुख्य समस्या है इस समय देश की। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट करो। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर मेरा गया बिहार। गया बिहार से। बोलो भाई। अरे बाबू जी जल्दी बोलो बेटा। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मोहब्बत करने वाले में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये